अभी आपको नेक्स्ट 50 डेज तक आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, एक बार मैं फिर से उसको। पहली चीज है आपका टॉपिक वाइज रिवीजन। टाइम बाउंड मैनर का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, जैसे लेट्स से आपने अरिथमेटिक का कोई एक चैप्टर उठा लिया या कोई ऐसा सवाल आपको दिखा जिसे देख के आपको ये पता तो चल रहा है करना कैसे, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि लेंदी होगा या शायद से इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। एग्जाम में आप जैसे कि क्लर्क में ज्यादा टफ तो आते नहीं है, पीओ में जरूर ऐसा होगा कि 2-4 आपको सवाल ऐसे मिल जाएंगे। अभी आपको नेक्स्ट 50 डेज तक आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, एक बार मैं फिर से उसको आपको एक बार फिर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चल रहे हैं 50 दिन बाद पेपर है, तो नेक्स्ट 50 डेज की जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 50 डेज, वो क्या रहनी चाहिए। यू कैन फॉलो द सेम थिंग फॉर एसबीआई पीओ एज वेल, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर है। प्री में राइट ना, सिलेबस सिमिलर है, लेवल ऑफ क्वेश्चन का फर्क होगा, दैट्स इट। तो स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 50 डेज, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज आती है, वंस अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे हैं, अभी तक आपने कितना रिवाइज एंड ऑल कर लिया है। सबसे पहली चीज है कि आपका ना टॉपिक वाइज रिवीजन होना चाहिए। पहली चीज है आपका टॉपिक वाइज रिवीजन, और टॉपिक वाइज रिवीजन का मतलब ये हुआ कि आपके जो भी क्लास नोट्स हैं आप उनसे रिवाइज कर सकते हो। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज हमारे इस बैंकर्स ग्राउंड चैनल पे, प्लस मेरा जो मैथ्स लॉजिक वाला चैनल है उसी पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको इनको सबसे पहला जो आपको काम करना है वो टॉपिक वाइज रिवीजन अगले 10 दिन में आपको निपटा देना है। अगले 10 दिन में आपको टॉपिक वाइज रिवीजन निपटा देना है, ठीक। उसके बाद में अब आपके पास में बारी आती है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस जो हम करेंगे, वंस अगेन मैं आपको ये बता चुका हूं कि या तो आपके पास कोई किताब हो या ऑनलाइन कई सारी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे टाइम बाउंड मैनर में। टाइम बाउंड मैनर का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, जैसे लेट्स से आपने अरिथमेटिक का कोई एक चैप्टर उठा लिया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्री लेवल के उसमें सवाल है, तो आपने क्या किया, 20 सवाल आपने एक साथ उठा लिए और उसके लिए 20 मिनट का लगाया टाइमर। 20 सवाल एक साथ उठाए, 20 मिनट का लगाया टाइमर, और ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। क्योंकि उसमें है क्या, एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर बीच में कहीं कोई ऐसा सवाल आए जिसको देख के आपको समझ में ही ना आए कि करना क्या है, तुरंत छोड़ दो। या कोई ऐसा सवाल आपको दिखा जिसे देख के आपको ये पता तो चल रहा है करना कैसे है, लेकिन ये भी समझ में आ रहा है कि लेंदी होगा या शायद से इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, उसको भी छोड़ दो। आपको अटेम्प्ट वही करने हैं जो मेंटली हो जाए या एक आध स्टेप में लिख के हो जाए। मतलब जो इजी वाले सवाल है आपको वही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बढ़िया होना बहुत जरूरी चीज है। एग्जाम में आप जैसे कि क्लर्क में ज्यादा टफ तो आते नहीं है, पीओ में जरूर ऐसा होगा कि 2-4 आपको सवाल ऐसे मिल जाएंगे जहां पे जो आपका हो सकता है कि आधा समय वही खा जाए। आप ये समझिएगा 4 सवाल मिल गए, 20 मिनट में से 10 मिनट पता चले वही खा जाए, फिर क्या करोगे बाकी बचे हुए 10 मिनट में, पैनिक करोगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कहीं पे कोई सवाल लगे जो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, जबरदस्ती मत सॉल्व करो, छोड़ दो उसे तुरंत। और अगर कोई ऐसा सवाल लगे जो बहुत ज्यादा लेंदी पड़ रहा है, उसे भी तुरंत छोड़ दो, राइट। डन डन डन। विशाल थोड़ा देखिए स्ट्रेटजी, वहां 2 चीजें होती हैं, आई विल कम टू दैट अभी थोड़ी देर में, है ना, कि मॉक में नंबर वगैरह कैसे बढ़ाएं। और आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, या आप एक और काम कर सकते हैं, जो हम रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन के साथ में ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्लास नोट से हर टाइप के क्वेश्चंस वगैरह समझ लिए, उसके बाद आप उसकी टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी है एक साथ भी कर सकते हो, है ना। और फिर उसके बाद में अगली चीज आती है कि हमें मॉक टेस्ट देना है। जो टेस्ट देने हैं, टेस्ट में क्या है कि अगर आप देखोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारे पास, आप देखोगे टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है, और तो और हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, होते हैं अलग अलग जगह पे, राइट, आपको पता है। तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के टॉपिक वाइज भी करते जाओ, सेक्शन वाले भी करते जाओ, एंड और तो और मॉक टेस्ट भी आप करते जाइएगा।
टेस्ट देने की स्ट्रेटजी पे आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो वहां पे आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बढ़िया होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन वंस अगेन जो मैंने आपको बताया ना कि जो आप टाइम बाउंड में जो प्रैक्टिस करोगे ना, यही अप्रोच आपको वहां पे भी लगानी है। तो ये मत समझना कि कहीं केवल आप 5-6 मॉक टेस्ट के भरोसे आप जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जब आप किताब से या किसी पीडीएफ से कहीं पे से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब भी आप टेस्ट दोगे, जब भी आप टेस्ट दोगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि टेस्ट के साथ में उसकी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एनालिसिस करने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले जैसे आपने टेस्ट दिया, आपका स्कोर आ गया, आपको यह पता चल गया आपने कौन कौन से सवाल सही हुए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने छोड़ के आए आप, राइट। अब उसमें सबसे पहला आपको काम यह करना है एनालिसिस में कि जो रॉन्ग हुए हैं, सबसे पहला आपको यह देखना है जो गलत आंसर आप करके आए, जो गलत जवाब दे के आए हो, उसमें गलती क्या हुई है, राइट ना, उसका सही आंसर क्या आएगा। कई बार आपको देखने को मिलेगा बड़ी सिली सी मिस्टेक हो जाती है कि वहां पे पता चला कि हमें 4+2 करना था, 8 लिख दिया गलती से। या अनुपात पूछा गया था वाटर अनुपात मिल्क, हमने मिल्क अनुपात वाटर लिख दिया, राइट ना। कई बार सिली मिस्टेक्स भी होती है, या कई बार जेन्युइन कंसेप्चुअल एरर होती है, या सवाल समझने में गलती होती है। जो भी गलती है आप उसे एक बार समझिए, देखिए क्या गलती हुई है। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपने क्वेश्चन लीव किए थे, जो छोड़ के आए थे ना अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, राइट ना। और बाद में अगर आपके पास में टाइम मिले तो करेक्ट जो सवाल आपका करेक्ट तो हो गया, लेकिन जो काफी ज्यादा लेंदी था, जो करेक्ट हो गए सवाल, उसमें अगर एकाध अगर कोई काफी ज्यादा लेंदी था कि आपको सॉल्व करने में समय बहुत ज्यादा लग गया, आप उसको एक बार फिर से देख लेना कि कोई छोटा तरीका है क्या, कोई ऐसी अप्रोच है जिससे ये सवाल फटाफट हो जाएगा। तो एक तो आपको एनालिसिस ये करनी है, जैसे ही आपको कोई मॉक टेस्ट दिया उसके बाद में एक एनालिसिस ये करनी है कि जो गलत हुए उसमें गलती क्या है, जो आप छोड़ के आए, जैसे लेट से 35 में से आपने 25 सवाल अटेम्प्ट किए या 20 सवाल अटेम्प्ट किए, राइट ना। तो सबसे पहले उसमें जो गलत हुए 1 2 3 4 जितने भी गलत हुए, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं, ज्यादा तभी होंगे जब आप तुक्का मार के आ रहे हो या बिना समझे आप कुछ भी आंसर प्लस माइनस करते चले जा रहे हो। तो जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए, राइट ना, और जो आप छोड़ के आए हैं उनको सही से सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्लस जो सही हुए हैं उसमें अगर कोई लेंदी ऐसा सवाल था, अगर कोई ऐसा सवाल था जिसमें बहुत ज्यादा समय लग गया था आपको एग्जाम के समय में, मॉक टेस्ट के समय में, तो उसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, राइट ना। एक एनालिसिस हमारी ये हो गई। दूसरी एनालिसिस हो गई हमारे पास सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे, कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं ना वो कैसे थे। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मतलब कहीं पे कोई ऐसे सवाल तो नहीं थे, जैसे मैं ये बोल रहा हूं करेक्ट वाले जो लेंदी हो गए, कि कहीं कोई ऐसे सवाल तो नहीं थे जिसमें आपने जबरदस्ती टाइम वेस्ट किया, उन्हें आइडियली छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उसके चक्कर में पता चला आखिरी के 4-5 क्वेश्चन छूट गए। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और अगर आप क्वेश्चन नंबर 35 तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 35 मतलब क्वेश्चन नंबर 65, 31 से 65 होंगे हमारे पेपर, दूसरा सेक्शन मैथ्स का आता है। तो अगर आप ऑल 35 क्वेश्चन मैथ्स में नहीं देख पा रहे हो, मतलब आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन गड़बड़ है। यू नीड टू इंप्रूव अपॉन दैट। और ऑफ कोर्स हमें कंसेप्ट एंड शॉर्ट मेथड आने चाहिए। उसके लिए एक रिवीजन आपको 10 दिन के अंदर निपटा देना है, मैथ्स के सारे चैप्टर का एक रिवीजन आपको 10 दिन के अंदर निपटा देना है। और जब ये रिवीजन हो जाए ना, उसके बाद में उसके 4-5 दिन का ब्रेक लेके दोबारा से रिवाइज करो। एक्चुअली में हमारा मकसद ये होना चाहिए कि एग्जाम टाइम में आपको किसी भी सवाल को देख के ये ना सोचना पड़े अरे इसको देखा तो था, कैसे करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो ये सोचने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम टाइम में सवाल देखा, अगर आप ठीक से ढंग से 3-4 बार रिवीजन कर लोगे ना पेपर होने तक, याद रखना पहली बार रिवीजन में ज्यादा समय लगेगा, उसके बाद कम समय लगेगा। तो जब भी आपको एग्जाम में कोई भी सवाल आए, ये नहीं आना चाहिए यार ये देखा देखा तो लग रहा है, कुछ तो किया था, या फिर समझ में आई नहीं, देख के सवाल देख के लगा कि एकदम ही नया है, एकदम ही नया लग रहा है, मतलब आपका रिवीजन सही से नहीं हुआ है। क्योंकि प्री लेवल में कुछ नया नहीं आता है, आपके वही सारे कंसेप्ट, वही सारे
टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। समझ रहे हो ये चीज? तो कोई भी सवाल देख के, अगर कई सारे क्वेश्चन देख के आपको लगे ये नए टाइप का सवाल है, मतलब आपका रिवीजन सही से नहीं हुआ। हाँ, 35 में एक सवाल या एट मैक्स 2 सवाल ऐसे हो सकते हैं, उसके अलावा अगर आपको लग रहा है मतलब आपके रिवीजन में कमजोरी है, तो आप प्रॉपर कंसेप्ट एंड टेक्निक्स को रिवाइज करते चलिए, ताकि एग्जाम टाइम में सवाल देखते ही तुरंत आपको अप्रोच समझ में आ जाए, ऐसे करना है। और अगर आपने मेंटली सॉल्व करने की आदत डाली हुई है तो मेंटली ही निपट जाए। और मेंटली से याद आया कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये मत सोचना कि सवाल पढ़ते पढ़ते आपके हाथ में आपने पेन लेके बैठ गए और आपको ये लगा कि कुछ प्लस माइनस करते चले। राइट ना? देखो, मेरी जब मैं खुद भी एक स्टूडेंट था, या मैं जब भी अभी भी जब हर साल जब मैं कैट का पेपर देने जाता हूं, तो इट इज ऑलवेज लाइक कि मैं जब भी सवाल पढ़ रहा होता हूं मैथ्स के, तो मेरा पेन दूर रहता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा माइंड ही कैलकुलेशन करे। अब जब माइंड से कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है तो पेन उठाता हूं मैं। जब माइंड से सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा है या मे बी बहुत ज्यादा स्टेप्स हो गई तो ही पेन उठाता हूं। तो एक और आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन में एक और चीज आपकी मदद करेगी, वो है मेंटली सॉल्व करना। किसी भी सवाल को जब आप पढ़ो तो पेन को अलग रख देना, पढ़ के सबसे पहले मेंटली तो ट्राई करो। अगर मेंटली हो रहा है तो आप उसे अटेम्प्ट कर दो। अगर आपने रिवीजन ढंग से कर रखा है, 4-5 बार रिवीजन कर रखा है, मैंने जितना पढ़ाया वो उतना आपने बार बार देख रखा है, तो अगर कोई सवाल मेंटली सॉल्व हो रहा है तो आप उसे तुरंत वहीं कर दो। अगर कोई सवाल मेंटली नहीं सॉल्व हो रहा है, मे बी थोड़ी सी कैलकुलेशन लिख के करनी पड़ेगी, तो आप उसे उस टाइम पे अटेम्प्ट कर दो। लेकिन अगर कोई सवाल ये हो रहा है जिसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा, तुरंत छोड़ दो। तो मेंटली सॉल्व करने का एक और एडवांटेज है कि हमारा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी बेटर होता है, कि सवाल देखते ही हम ये सोचते हैं कि क्या क्या करना है इसमें, ताकि फटाफट से निपट जाए। तो अब उसमें अगर कोई सवाल देख के आपको लग रहा है कि हमें कई सारी स्टेप्स लेनी पड़ेंगे, कई सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, छोड़ दो उसे। राइट? समझ में आ रहा है? आइडिया लग रहा है? यस।